हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 8। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे बाजार में कमीज। देखिए वास्तव में ये बाजार में कमीज नहीं है, पूरा यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया दिखाई है। उत्पादन कैसे होता है, वहाँ पर एक किसान का क्या रोल है, यानी कि निम्न लेवल पर एक जो उत्पादन करता है और उच्च लेवल तक उससे पहुँचते पहुँचते वहाँ पर किसकी कितनी आय होती है, कैसे कैसे लोग विभिन्न आयामों का यहाँ पे लाभ उठाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा किसान जो है मात्र गरीब का गरीब रह जाता है, जबकि ऊपर वाले दर्जे के लोग हैं, ऊपर से ऊपर की जो हायरार्की चली आ रही है, पूरी चेन चली आ रही है, वो कैसे मुनाफा कमाते जाते हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर कपड़ा हमारी मूल आवश्यकताओं में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कमीज से अभिप्राय यहाँ पर आप केवल पहनने वाली कमीज से मतलब नहीं है, यानी कि जो भी चाहे स्त्री पहनते हो कपड़े या फिर पुरुष पहनते हो, सभी कपड़े इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देखिए कपड़ों को तैयार करने के लिए हमें तंतु, यानी तंतु जिसे हम धागा बोलते हैं या तागा बोलते हैं, साइंस में आप पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में, 6-7 में। तो तंतु या धागा जिसे हम बोलते हैं वो कपास से प्राप्त होता है हमें, यानी कपास से हमें कॉटन यानी रुई प्राप्त होती है। रुई से वो धागा तैयार किया जाता है और धागे की मदद से बाद में फिर कपड़ा तैयार होता है। ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन में सबसे निम्न लेवल पर जो रोल होता है वो होता है किसान का। क्योंकि किसान जो होता है वो कपास का उत्पादन करता है। कपास के उत्पादन के जरिए उसका फल जो होता है, फल पक जाता है, पककर उसमें से कॉटन बाहर निकल आती है, उसको इकट्ठा करता है, बाजार में बेचता है। बाजार में बेचने के उपरांत उसे विभिन्न लोग, विभिन्न संगठन खरीदते हैं। फिर उसका जो धागा वगैरह तैयार किया जाता है, धागा तैयार होने के बाद फिर वहाँ पर कपड़े तैयार करने वाले व्यक्ति हैं वो उसे खरीदते हैं। तो ऐसे करके कपड़ा तैयार होता है। फिर बाद में कपड़े की आप देखते होंगे बाजार के अंदर कैसे व्यापारी एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी को, पूरी प्रक्रिया चली आ रही है, पूरी श्रृंखला चली आ रही है, वैसी श्रृंखला यहाँ पे तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना होगा हमें पहले इसके बारे में। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुरनूल है और कुरनूल में यहाँ पर एक किसान का जिक्र किया गया है। अब देखिए ये कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान है, उगाने वाली किसान का जिक्र किया गया है। कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास के पौधों पर, यानी यहाँ पर कहा गया है इसके पास एक छोटा सा खेत है जिस पर एक कपास उगाती है और कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं। डोडे यानी फल जो होता है उनको डोडा बोलते हैं। ठीक है, तो वो पक जाते हैं, पक्के जब चटक जाते हैं तो उनमें से रुई निकलती है, यानी कॉटन निकलती है। तो सपना इनका नाम है, स्वप्ना, जो यहाँ पर कृषक है इनका नाम सपना है। तो ये बाद में क्या करती हैं, रुई को बिन जो है यहाँ पे चुन लेती हैं, चुनने के यानी बीन लेती हैं। ठीक है, और बाद में उसे इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, इकट्ठा करने में इन्हें काफ़ी समय लग जाता है। अब देखिए जैसा कि आपने पूर्ववर्ती अध्याय में पढ़ा था, पूर्ववर्ती अध्यायों में आपने देखा था क्लास 6 में कि किसान जो अपना सामान है, जो अपना माल बेचता है, उसकी मुँह मांगी कीमत नहीं मांग पाता है। रीज़न ये है कि भाई इसे खेती करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे जो है कीटनाशक भी चाहिए, बीज भी चाहिए। ठीक है, पानी लगाने के लिए पैसे चाहिए। अब चूंकि ये सब चीज़ें उसे कर्ज पर लेनी होती हैं, कर्ज ये साहूकार वगैरह से ले लेते हैं, साहूकार वगैरह या व्यवसायी वगैरह से ले लेते हैं। तो मजबूरी इनकी हो जाती है, इनका जो बना हुआ माल है, यानी इनका जो उत्पादित माल है, इन्हें फिर इन्हें ही बेचना होता है, क्योंकि इन्हें कर्ज से भी छुटकारा पाना है। तो वही स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि रुई जब एकत्रित हो गई है तो ये क्या करती है, कपास बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। और रीज़न वही था कि भाई फसल की जो बोनी, यानी कि जब फसल बोई जाती है, बोने के समय इसने इससे एक ऊंचे दाम पर एक कर्ज लिया था, बहुत ऊंची ब्याज पर 2500 रुपये का कर्ज लिया था। ठीक है, और उसने वादा करवाया था, यानी तो वो ब्याज तो लेगा ही लेगा, यहाँ पर भी व्यापारी है, और वादा भी उसने करवा लिया कि आपकी जो फसल का उत्पादन होगा आप वो हमें पूरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके क्या होगा, यानी कि वो पूरी फसल जो है ऐसे करके उत्पादन की वो इन्हें देंगी। तो भाई इनका जब वादा है तो इन्हें मजबूरी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात वही कहेगी, कपास की खेती में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक सब लगाना पड़ता है। और जो छोटे किसान होते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि छोटे किसानों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं कि जिनके जरिए वो अधिक लाभ कमा पाएँ, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे करके वो ऋणग्रस्त होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई जो है 6000 रुपये की हुई और 2500 रुपये का जो उसने कर्ज लिया था। ठीक है, अब उस कर्ज में उसने जोड़कर कितना बना दिया, 500 रुपये और जोड़ दिया, ऐसे करके उसे 3000 रुपये उसने कर्ज के काट लिए। अब यहाँ पर सपना के सामने समस्या ये है, अब वो कहती है कि भाई केवल 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये। तो व्यापारी, भाई जो व्यापारियों की एक आम भाषा होती है, अरे भाई रुई बहुत सस्ती बिकी है बाजार में बहुत रुई आ गई है। तो
वही सपना भाई हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो कोई व्यक्ति, वो देखता है कि भाई हमने 4 महीने जी तोड़ मेहनत की है और हमारा माल भी बहुत अच्छा है, फिर भी हमें उचित कीमत नहीं मिली। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। ठीक है, ये कहती है कि भाई कि दूसरे यानी व्यापारी से कहती है, व्यापारी कहता है अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। ठीक है, तो सपना करिए नाराज ना हो, मैं आप पे संदेह नहीं कर सकती, मैं तो केवल उम्मीद थी मेरी कि भाई इस बार मुझे अच्छी आमदनी होगी। ठीक है, और कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यानी कि ये जानती थी सपना कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 250 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, लेकिन इसने जानबूझकर मेरी रुई 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी है। रीज़न यही है कि भाई मजबूरी हमारी ये थी कि भाई हम कर्ज लेने के लिए अब शहर में तो जाएंगे नहीं, तो कर्ज लेने के लिए हमें आसपास के लोगों से कर्ज लेना पड़ेगा। तो आसपास के लोगों से कर्ज लेने की वजह से उनकी बाध्यता भी हमारे ऊपर, हमने पहले से एक समझौता कर रखा है कि हम अपना माल आपको बेचेंगे, तो इसलिए उनकी जो मुंह मांगी कीमत है वो हमें देनी पड़े, यानी मुंह मांगी कीमत जो वो दे रहे हैं, ठीक है, उस कीमत पर हमें बेचना पड़ रहा है और हमें ऐसे में घाटा हो रहा है। तो यही सब चीज़ें कही गई हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि व्यापारी गांव का एक शक्तिशाली आदमी है, किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे बीमारी हुई, बच्चों की फीस हुई। ठीक है, और जब भी किसान को कोई काम नहीं मिलता तो उसकी कोई आय भी नहीं होती, उसके लिए उसे ऋण लेना पड़ता है। ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। इन किसान का जीवन कैसा होता है, किसान अपने जीवन में कौन कौन सी समस्याएं झेलता है, देखिए ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से नोट करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये सब पूरी प्रक्रिया है आप अपने आम जीवन में देख चुके होंगे और आपके नियर बाई किसान भी होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इतनी ये जो कहते हैं ना जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम आम जीवन में अपने देखते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रक्रिया दिखाई गई है कपास के बारे में कि कुरनूल की कपास मंडी में सपना जो किसान है इसने अपनी कपास बेच दी। ठीक है, चूंकि कपास जब बेची जाती है तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनके कुछ बीज वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ छिलके वगैरह भी आ जाते हैं। तो क्या करते हैं व्यापारी, ये यानी कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेच देता है और फिर क्या होता है, एक जिनिंग मिलें बोली जाती हैं। जिनिंग मिलों का रोल ये होता है कि जो कॉटन आती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल के तौर पे कॉटन आती है उसको फ्रेश करना, शुद्ध करना, साफ करने का काम होता है, उसमें बीज वगैरह छटाई होती है। तो जिनिंग मिलें क्या करती हैं, वहाँ से उसे कॉटन को साफ करके उसे बंडल टाइप बना देती हैं, यहाँ पर पूरे पूरे बंडल बना देती हैं। फिर बंडल का या क्या होता है, गठरी बनाकर क्या होता है, ये सूत काटने की जो मिलें होती हैं उन्हें बेच दिया जाता है। सूत काटने की जो मिलें होती हैं वो क्या करती हैं, धागा बना लेती हैं और धागा बना के फिर किसे बेच दिया जाता है, धागा जो है मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं, यानी कपड़े तैयार करने वाले व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, चाहे तो इसे अपने शब्दों में आप लिख लेना कि कैसे कैसे आया, कैसे कैसे हुआ। देखिए अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इसमें सब पूरी प्रक्रिया मालूम है। आप में से हो सकता है कोई प्रक्रिया ना जानता हो, मान लीजिए कोई कृषक परिवार से बिलोंग ना करता हो, तो हो सकता है वो भूल जाए, तो वो अपने हिसाब से लिख ले। ठीक है, मैं आपके लिए छूट दे रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इरोड का कपड़ा, अभी तो आपने कुरनूल के बारे में देखा, आंध्र प्रदेश के बारे में। अब इरोड ये तमिलनाडु में जगह पड़ती है, तो इसके कपड़े बाजार की बात कही गई है। देखिए इरोड का कपड़ा अगर हम देखें तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो इरोड का कपड़ा बाजार है संसार के विशाल बाजारों में से ही एक है। ठीक है, और यहाँ पर कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, यानी यहाँ पर जो है कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है, यानी कि हर तरह का कपड़ा यहाँ पर होता है। और ये जो कपड़ा जो होता है यहाँ पर ये आसपास के जो बुनकर हैं, जो गांव में रहने वाले बुनकर हैं, बिनते हैं, वो यहाँ इस बाजार में कपड़े बेचने के लिए आते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कपड़ा है ये आसपास के गाँव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। और यहाँ पर इतना फेमस है इरोड ये वाला कि इसे दक्षिण भारत में तमाम शहरों से लोग यहाँ जो कपड़ा खरीदने आते हैं। आलम यहाँ पर ये है कि तमाम विदेशों में भी यहाँ से कपड़ा जाता है, यानी इतना फेमस है यहाँ के बारे में। तो ये बताया गया है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये व्यापारी देश के व विदेश के वस्त्र निर्माताओं, निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्टर्स। ठीक है, निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्टर्स, यानी एक्सपोर्टर्स का मतलब ये हो गया कि भाई जो लोग बाहर अपना माल सप्लाई करते हो ना, एक्सपोर्टर्स बोला जाता है, निर्यातक बोला जाता है। निर्माताओं का मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपके पास कपड़ा है, ठीक है, यानी कपड़े का पूरा थान है, तो कपड़े का थान आपने मान लीजिए कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, जो कंपनी शर्ट बना रही हो, तो आपने शर्ट बनाने वाली कंपनी को अपना कपड़ा दे दिया, थान भेज दिया, तो कंपनी क्या करेगी, इस थान से शर्ट बना लेगी। ठीक है, तो निर्माता का कहलाई यहाँ पे। निर्यातक का मतलब ये हुआ कि भाई कोई एक्सपोर्टर्स है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है और उसके साइड में यहाँ पर एक निर्यात का काम भी है उसका, कि भाई कपड़े वगैरह भी निर्यात करती है, तो वो अपने पास क्या करेगा, गोदाम में कपड़ा मंगा के रख लेगा, विदेशों से ऑर्डर लेगा और यहाँ से कपड़े को विदेशों में भेज देगा, तो ये निर्यातक हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ के व्यापारी ये सब करते हैं। ठीक है, अब
यहाँ पर एक प्रक्रिया देखने को मिलती है यहाँ पर, यानी कि ये क्या करते हैं, ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। यानी यहाँ पर खास विशेषता देखने को ये मिलती है कि जो आपने देखा था कि जो सूत तैयार हो रहा है, सूत का मतलब ये होता है कि कपास को, कॉटन जो होती है उससे धागा तैयार करना, यानी तंतु तैयार करना। तंतु जैसे हम बोलते हैं, पढ़कर आए हैं साइंस में कि तंतु जिसे बोलते हैं, धागा बोलते हैं, तागा बोलते हैं, या फिर वो तैयार जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कि भाई आप ये सूत ले जाइए और इसके जरिए हमें कपड़ा बनाकर दीजिए और हमें इस प्रकार का कपड़ा चाहिए, ठीक है। यानी ये सूत खरीदते हैं और निर्देश देते हैं किस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाना है। बुनकर इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात वही कही गई है। अब जैसे पहला यहाँ पे दिखाई गई है दुकान, फिर दूसरी कपड़ा दुकान दिखाई गई है, दूसरा ये पावरलूम फैक्ट्री है, यहाँ पे कपड़ा तैयार हो रहा है, और तीसरा यहाँ पर लोग आपस में देख रहे हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह देख पा रहे हैं, कुछ दो व्यक्ति बैठे हैं, दो महिलाएं बैठी हैं, ठीक है, चटाई पर, और कपड़े दिख रहे हैं ये। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि बाजार में यह व्यापारी की दुकान है, कई सालों से देश भर के वस्त्र निर्माता जो है इनसे संपर्क स्थापित करते हैं और इन्हें ऑर्डर मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या करते हैं, जो व्यापारी हैं, कपड़ा बुनने वाले बुनकर या आसपास के गांव हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं, वे इन व्यापारियों सूत ले आते हैं। और फिर ये आप देख पा रहे हैं पावरलूम। पावरलूम का मतलब होता है बिजली से चलने वाले करघे। पहले क्या होता था, पावरलूम नहीं थे, पहले हस्तचलित करघे थे, हथकरघा जिन्हें बोला जाता था। अब पावरलूम मशीनें आ गई हैं, ठीक है, बिजली से चलने वाले करघे हैं, थोड़ा काम फास्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन्हें कई घंटे काम करना होता है, यानी 10 से 12 घंटे तक काम करना होता है, और तब इनका ये कपड़ा तैयार होता है। यहाँ पे बताया गया है तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाक, कपड़े, तो ये सब चादरें वगैरह इन जो है पावरलूम पर बनाई जाती हैं, ठीक है। और बाद में क्या करते हैं बुनकर, यही कपड़ा जो होता है शहर के व्यापारी को वापस आ जाता है, ठीक है, और व्यापारी जो है, जो इनसे तय की हुई कीमत होती है, उन्हें कीमत पकड़ा देते हैं, बाद में अपने मनमाने दाम पर इसे बेचते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी बताई गई है। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को दादन व्यवस्था कहते हैं। दादन व्यवस्था में यही प्रक्रिया है। दादन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारे सामने बुनकर हैं और हमने बुनकर से एक टाइप कर लिया, बुनकर से हमने ये टाइप कर लिया। देखिए, पहले हम आम भाषा में समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, दुकानदारों ने बुनकर हैं, यानी कि एक गांव में रहने वाले बुनकर हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पर बुनकर हैं और बड़े व्यापारी हैं, यानी कि एक शहर वाले व्यापारी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये किया भाई, बुनकरों को डायरेक्ट तो यहाँ पर माल मिलेगा नहीं, या फिर डायरेक्ट माल मिल भी जाएगा तो इनके पास इतना पैसा होता नहीं है खरीद पाए, ठीक है, यानी इन्हें कर्ज वगैरह लेना पड़ेगा, या फिर इन्हें मार्केट में भी पहुंचने में दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट में इतनी नॉलेज नहीं है मार्केट की। तो व्यापारी क्या करते हैं, कच्चा माल प्रोवाइड करवा देते हैं, रॉ मटेरियल है ना, प्रोवाइड करवा देते हैं, और इनसे अपेक्षा ये करते हैं, इनसे टाइप ये कर लेते हैं, इनसे समझौता ये कर लेते हैं कि आपका तैयार माल होगा वो हम खरीद लेंगे, और इसके लिए कीमतें निर्धारित कर देते हैं कि भाई ये कीमतें रहेंगी, मान लीजिए 400 रुपये थान हो, 500 रुपये थान हो, जो भी थान हो, ठीक है, ये हम आपको देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करते हैं कि बुनकरों को बाहर से कहीं माल तो खरीदना नहीं पड़ा, बुनकरों को कच्चा माल यहीं से मिल गया और वो इन्हें बेचना पड़ रहा है, ठीक है कि ना, व्यापारी को। अब इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई बुनकरों को कोई तत्कालीन कर्ज वगैरह नहीं लेना पड़ता है, बुनकर किसी तत्कालीन कर्ज वगैरह में नहीं डूबते हैं, ठीक है। उन्हें घर बैठे उन्हें जो है यहाँ पे वो तंतु मिल जाता है, धागा मिल जाता है, ठीक है, सूत मिल जाता है, उससे उन्हें कपड़ा तैयार करना होता है और घर बैठे उनका कपड़ा चला भी जाता है। दूसरा घाटा यहाँ पर ये है, घाटा यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर बुनकर जो होता है, बुनकर को केवल तय की हुई कीमत से मतलब होता है, बाजार कीमत क्या चल रही है उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। अब मान लीजिए 400 रुपये का थान यहाँ से तैयार होकर जा रहा है, अब व्यापारी चाहे इसे 4000 का बेचे, ठीक है, लेकिन बुनकर को मिलने 400 रुपये ही हैं, तो ये यहाँ पे बुनकर को घाटा भी होता है। यानी एक तरह से फायदा भी है इस व्यवस्था में और घाटा भी है, दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर निहित हैं। तो यहाँ पर वही बात बताएगी दादन व्यवस्था, ठीक है, दादन व्यवस्था एडेंट डाल लेना कि दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये होता है कि यहाँ पर वही बात कही गई, व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे दो लाभ होते हैं, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, जो बात मैं पहले बताई थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट कि इस व्यवस्था में, यहाँ दादन व्यवस्था में लिखना है, इस व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा इन्हें देते हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि इस व्यवस्था से बुनकरों को दो लाभ होते हैं। पहला सब लाभ कि बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, और बी सब लाभ इसमें कि साथ ही तैयार कपड़ा जो होता है उनको बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। यानी कि आपने इसके प्रोस क्या क्या हैं, यानी कि लाभ क्या क्या हैं वो भी देख लिए। अब हानियां देखते हैं, हानियां क्या होती हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर व्यापारियों का मार्केट में वर्चस्व बना होता है, व्यापारी जो है बहुत बड़े लोगों तक को जानते होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से उन्हें ऑर्डर भी मिल जाता है, उन्हें माल भी पहुँचा देते हैं। लिहाजा व्यापारी क्या करते हैं, अपना मुनाफा कमाने के लिए बुनकरों से बहुत कम पैसे पर समझौता करते हैं,
ठीक है। यानी कि बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं हुआ है कि वो किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वो कौन सी कीमत पर जाएगा। उन्हें तो मान लो वही 200 रुपये या 300 रुपये की कीमत तय होगी, पर थान के हिसाब से उन्हें वही कीमत मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, चाहे व्यापारी से 2000 में बेचे या 3000 में बेचे। बुनकरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई बुनकर जो है, ऐसे में बुनकरों को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वो किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और, ठीक है, वह किस कीमत पर बेचा जाता है, ठीक है। और यहीं पे सब पॉइंट कि कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं, ठीक है। यानी व्यापारी इनसे जो इकट्ठा होने वाला कपड़ा है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कारखानों में बेच देते हैं, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था क्या कहलाती है, दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम का उदाहरण है जहां पर व्यापारी जो है कच्चा माल देता है और उससे जो है तैयार माल प्राप्त होता है। इसे दादन व्यवस्था कहते हैं और काफी बार पूछी भी गई है दादन व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मूल्यांकन किया गया है किस तरह से। अब जैसे बुनकर के बारे में बताया गया है कि बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदता है, पावरलूम खरीदता है। एक करघे की कीमत होती है लगभग 20,000 रुपये, 2 करघे तो लगाने पड़ेंगे 40,000 रुपये, ठीक है। तो इन करघों को अकेले काम नहीं होता, इसके लिए उसके परिवार के मित्र भी लगाने पड़ते हैं, परिवार के सहयोगी लगाने पड़ते हैं, तो 12 घंटे तक काम करता है। वहीं महीने पर मुश्किल से व्यापारी कितने रुपये देता है इसके बदले में, 3500 रुपये देता है। तो कहीं ना कहीं बुनकर जो है, बुनकर को फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये, बुनकर को फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि घर बैठे रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि यहाँ पर एक काम हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि सरकार इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करे, सरकार इनका जो बना हुआ माल है और उनके लिए कोई सहकारी समिति बना दे तो इन्हें ज्यादा फायदा हो जाएगा बुनकरों को। लेकिन सरकार ने ऐसा किया भी है, वो भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये आपने व्यवस्था देख ली, कौन सी व्यवस्था है, ये पुटिंग आउट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बुनकर सहकारी संस्थाएं, इनके बारे में हम देखते हैं, जो कि मैं अभी जिक्र में कर रहा था, ठीक है। तो हेडिंग आपकी है ये बुनकर सहकारी संस्थाएं। अब देखिए आपने ऊपर देखा कि भाई व्यापारी तो बहुत कम पैसा दे रहा है, तो ऐसे में बुनकरों की आमदनी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, ठीक है। अब चूंकि कभी कभी ये भी स्थिति हो सकती है कि व्यापारी नियमित रूप से इन्हें कच्चा माल मुहैया ना करवाए, इनका माल ना खरीदे, तो बुनकर तो भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो यानी दोनों स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। ऊपर से कीमत भी बुनकरों को अच्छी खासी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ सहकारी संस्थाएं, यानी जो कोऑपरेटिव जो सिद्धांत है, यानी कि सहायकता का सिद्धांत है, तो वही सिद्धांत आगे आया है। तो सहकारी संस्था वे संस्थान होते हैं जो कि समान उद्देश्य के लिए, समान हितों के लिए कार्यरत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। और यहाँ पर बुनकर जो समूह बनता है उनका भी समूह ऐसे ही बनता है, ठीक है। यानी कि बुनकरों का समूह होता है, उसे सहकारी संस्था के रूप में उनका समूह बना दिया जाता है, सामूहिक रूप से सूत्रबद्ध कर दिया जाता है। और इनमें क्या किया जाता है, पूरे समूह में जो व्यापारी सूत आता है, सूत को बुनकरों के बीच बांट दिया जाता है, ठीक है। और सहकारी संस्था यहाँ पर जो होती है वो बिक्री का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है और बुनकर को अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। सहकारी का मतलब ये हो गया कि भाई हम लोगों ने अपना एक 20 लोगों की एक टोली बना ली, बुनकरों की, और अपना एक अलग व्यापार स्थापित कर लिया, यानी अपना एक व्यापारी समूह अलग बना लिया, तो वो एक तरह की सहकारी व्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर बीच में जो रोल था, किसका रोल था, यानी एक व्यापारी का, बिचौलिए का रोल था, वो तो खत्म हो गया। अब ऐसे करके लाभ का मुनाफा होगा वो हमें होगा। यानी सहकारी व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि लाभ समान रूप से बढ़ जाता है, घाटा होगा समान रूप से आप झेलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसी में लिख लेना कि बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है और इस तरह जो व्यापारिक भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को उचित लाभ भी मिलता है, मूल्य प्राप्त होता है या लाभ भी मिलता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया सहकारी बुनकर की सहकारी संस्थाओं के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये कही गई, कभी कभी सरकार भी सहायता करती है, यानी सरकार भी उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं को कपड़ा खरीदने के लिए उन्हें कर्ज वगैरह मुहैया करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तमिलनाडु की योजना के बारे में जिक्र किया गया है कि तमिलनाडु में निःशुल्क गणवेश का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यानी स्कूल की आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे स्कूलों में, उसे हम गणवेश कहते हैं। पढ़ा होगा वर्ड आपने, यानी कि अगर आपने गणवेश, यानी कि अगर आपने किसी शाखा वगैरह में अगर आप गए हैं, संघ की किसी शाखा में गए हैं, तो वहाँ पर एक आम वर्ड है ये गणवेश,
ठीक है। ये संस्कृत का वर्ड है ये गणवेश, तो इसमें वही मतलब होता है यूनिफॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार में क्या होती है कि बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल में वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्हें निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित होती है। तो सरकार क्या करती है कि सरकार इन्हीं सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है, यानी व्यापारियों से कपड़ा ना लेकर सहकारी संस्थाओं से लेती है। तो ऐसे करके इन सहकारी संस्थाओं को लाभ भी हो जाता है और ऊपर से सरकार की भी यहाँ पे जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट, तमिलनाडु में सरकार निःशुल्क स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है और इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना इसी में कि इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। ये सरकार ने यहाँ पर एक दुकानें तैयार की जिसे हम कोऑप्टेक्स कहते हैं, कोऑप्टेक्स सिस्टम कहते हैं, जिसके जरिए सरकार जो है इनका कपड़ा भी बेचती है खुद, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे गणवेश के लिए इनसे खरीद रही है, दूसरी बात यह है कि इनका जो कपड़ा है वो कपड़ा बाजार में बेचने के लिए इसने अपना खुद का एक मार्केट तैयार कर दिया है कोऑप्टेक्स नाम से, उसके नाम से बेच भी रही है ये, ठीक है। तो ये लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप ये दिल्ली की एक फैक्ट्री दिखाई जा रही है कि यहाँ पर महिलाएं देखिए किस तरह से बटन टांगने का काम कर रही हैं, कपड़ों में बटन लगा रही हैं, ठीक है। तो वही होता है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना। निर्यात का मतलब ये है कि ये कंपनी जो है अपने माल को विदेशों में भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई, इरोड का व्यापारी देख लिया, बुनकरों के द्वारा निर्मित कपड़ा देख लिया। अब दिल्ली के बनाए गए निर्यात कारखाने में कारखाने को ये भेजता है, यानी कि यहाँ पे कहा गया इरोड का व्यापारी और जो बुनकरों के द्वारा बनाया हुआ वो कपड़ा होता है ये दिल्ली के कारखाने में भेज देता है। और फिर वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री है उसका क्या करती है, इसका निर्माण करती है इनसे, यानी कपड़े वगैरह बनाती है। और ये कपड़े हुए होते हैं, काफ़ी सारी विदेशी कंपनियां इनसे कपड़े खरीदती हैं, ठीक है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, और इनमें एक स्टोर्स की लंबी संख्या चली जाती है, ठीक है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका और यूरोप वाले ये इनसे, यानी दिल्ली के एक्सपोर्टर्स हैं, इनसे कम दामों पे कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, और बाद में ऊंचे दामों पर अपने यहाँ वो कपड़ा बेच देते हैं। अब देखिए इनकी शर्त भी कुछ होती है। शर्त ये होती है क्योंकि आपको पता है यूरोप और अमेरिका में गुणवत्तापूर्ण चीज़ें जाती हैं, यानी कि वहाँ पर वो पूरा गुणवत्ता के बारे में बड़ा ध्यान रखते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो ये A1 क्लास माल चाहिए। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए जो दिल्ली में बैठे निर्माता हैं, जो निर्यातक हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं भाई कपड़े की उच्च क्वालिटी है, कोई घटिया सामान ना हो। तो इसके लिए वो बार बार भरसक प्रयास यही करते हैं कि भाई हमें बेहतर से बेहतर सामान भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये जो बाहर के इम्पोर्टर्स हैं, यानी कि जो विदेशों में कपड़ा लेने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वही उनकी डिमांड रहती है कि भाई हमें कपड़ा जो है अच्छा मिले और कम दाम पर मिले। हर किसी की देखिए मुनाफा कमाने वाले का सिद्धांत ही यही होता है कि भाई मिन इन और मैक्स आउट वाला, मिन इन और मैक्स आउट की पॉलिसी आप जानते होंगे पहले से कि भाई कम से कम जो है यहाँ पर हमारा क्या लगे, इनपुट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट प्राप्त हो, चाहे लाभ के संदर्भ में कोई भी हो, यानी हमारा कम से कम इनपुट लगे। यानी मान लीजिए हम एक शर्ट को खरीदने में 40 रुपये हमारा लागत आ रही है और इसे हम कम से कम 400 रुपये में बेचें। अब कोई व्यक्ति ये थोड़ी ना चाहेगा कि वो 400 रुपये की शर्ट खरीद के इसे 40 रुपये में बेचे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिन इन मैक्स आउट वाला सिद्धांत हर जगह कार्यरत होता है, ठीक है, जो कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश हर कोई करता है, यानी मुनाफा में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वही यहाँ पर भी है, ये भी यही आशा करते हैं कि हमें अच्छा माल मिले, ये सब मिले, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय निर्यातक ये रिझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है इनके ऊपर कि भाई हमें कम समय में सामान तैयार करवाना है, माल भी गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, कीमतें भी कम रहेंगी। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, ये अपने खर्चों में कटौती करते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी करते हैं, अधिकतम काम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने ये सब चीज़ें यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए मैं नहीं समझता हूँ ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत होगी, आप सब ये सब चीज़ें मुँह जबानी अगर आप सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको मुँह जबानी आती होंगी कि हर कंपनी का यही होता है भाई कि क्या करती है भाई अपना कोई बड़ा ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि मान लीजिए सस्ते, देखिए एक रीज़न ये है, अगर मैं रीज़न यहाँ पर बताऊँ, रीज़न ये होती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये देखती हैं कि भाई वो लाभ नहीं देखती हैं, वो ये देखती हैं हमारे पास जो हमारा साइकिल है, हमारी जो कंपनी का मुनाफा है वो टर्नओवर के हिसाब से सालाना दौर पर कितना चल रहा है वो ये देखती हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए अभी हम महंगे के चक्कर में 1 महीने के लिए किसी कंपनी से टाई अप कर लें, अब 1 महीने बाद वो कंपनी हमें कोई ऑर्डर दे ही ना, तो हमें फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ये करती है चाहे हमें 2 रुपये सस्ता पड़ जाए, 2 रुपये महंगा पड़ जाए, मतलब कहने का मतलब हमारा माल 2 रुपये सस्ता चला जाए, लेकिन ऐसी कंपनी को पकड़ो जो हमें हमारा माल पूरी साल खरीदे, ठीक है। ये भी रीज़न रहता है, यानी कंपनी को भी, किसी कंपनी को, निर्यातक को ये तो जरूरी है ही है उसका माल जो पूरी साल बिके ताकि वो अपना कंपनी मेंटेन कर पाए। इसलिए यहाँ पर ये लोग सस्ते दामों पर भी अपना माल बेचने में तैयार हो जाते हैं। रीज़न ये काफ़ी सारे रीज़न यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया कि एक इम्पैक्स गारमेंट कंपनी 70 कामगार काम करते हैं, इनमें अधिकांश महिलाएं हैं और काम करने वाले को अधिकतम वेतन दर्जी को यहाँ पर 3000 रुपये मिलता है।
तो वही बात कही गई है कि मजदूरों का भुगतान बताया गया। दर्जी को 3,000 प्रतिमाह, जो प्रेस करने वाला व्यक्ति है उसे 1.5 रुपये प्रति पीस या 1.5 रुपये कमीज के हिसाब से, जांच करने वाले को 2,000 रुपये प्रतिमाह, धागे टाँकने वाले बटन लगाने वाले को 1,500 प्रतिमाह। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कामगार हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, इन्हें बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। और जबकि जैसे जैसे कपड़ा ऊपर पहुंचता जा रहा है, ठीक है, यानी आपने देखा कि कैसे इरोड के बुनकर से निकलकर व्यापारी के हाथ तक पहुंचा, व्यापारी से दिल्ली के निर्यातक या निर्माता फैक्ट्री में पहुंचा, वहां तक कीमत बढ़ गई, ठीक है, और निर्यातक निर्माता कंपनी में पहुंचते पहुंचते फिर जब यूरोप के मार्केट में पहुंचा, वहां और कीमत बढ़ गई। यानी सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले कौन है? यूरोप और अमेरिका में बैठे लोग कमा रहे हैं लाभ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इन संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत ही कमियां प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। इनकी कीमत $26 रखी गई है, यानी कि हर कमीज $26 यानी कि 1,800 रुपये है, ठीक है। यानी कि इन्होंने $26 को 70 के हिसाब से कर किया, 70 के हिसाब से नहीं किया है मल्टीप्लाई। तो ये बताया गया है कि भाई इतनी रुपये यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, कि इतने इसमें में बेचे जाएंगे, यानी 65 के हिसाब से शायद किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है, एक साइड में आप देख लीजिए, देखिए कि क्रय मूल्य इसका कितना हुआ, 300 रुपये हुआ। भंडार चार्ज कितना लगा, 200 रुपये लगा। विज्ञापन के लिए 400 रुपये खर्च हुआ, यानी यहाँ पर टोटल हमारे कितने खर्च हो गए रुपये, यहाँ पर 900 रुपये खर्च हो गए। अब बाद में फाइनल उत्पाद हमने कितने का बेचा, 900 रुपये लाभ कमा गए, उत्पाद हमने बेचा 1,800 रुपये का। तो वो बात कही गई है कि यहाँ पर अधिकतम लाभ यूरोपीय कंपनी को हुआ, उससे 1,800 रुपये का उसका प्रोडक्ट बेचा, यानी उसकी 900 रुपये की लागत आई, यानी लागत जो आई, क्रय मूल्य जो आया 300 रुपये आया, भंडार करने में, स्टोर करने में 200 रुपये खर्च हो गए, 400 रुपये विज्ञापन में, 900 रुपये खर्च हुए उसके, लेकिन 900 रुपये का लाभ भी कमाया। अधिकतम लाभ किसने कमाया यहाँ पर, अधिकतम लाभ यहाँ भी कमाया यूरोप और अमेरिका के स्टोर्स ने, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। जबकि सबसे कम लाभ किसे मिला, बुनकर को मिला, ठीक है। उससे ज़्यादा किसे मिला, बुनकर से ज़्यादा व्यापारी को मिला, व्यापारी से ज़्यादा किसे मिला, व्यापारी से ज़्यादा दिल्ली वाले को मिला, ठीक है। और दिल्ली वाले से ज़्यादा किसे मिला, यहाँ पर अमेरिका वाले को मिला, रिटेलर्स को जो स्टोर में बेच रहा है सामान। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे कहा गया है, वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेची, कपड़ा कमीज लगाने वाले ने अन्य कच्चे माल का 100 रुपये लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कामगारों की मजदूरी 25 के प्रति हिसाब से लगाई। तो ये बताया गया है कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो व्यापार है, यानी किसी चीज़ का निर्माण है, निर्माण के दौरान सभी को समान रूप से लाभ नहीं होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये एग्जाम्पल देने का अर्थ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो समान रूप से लाभ की अवधारणा है, वो किसी व्यक्ति को समान रूप से लाभ क्यों नहीं होता है, वो बताया जा रहा है कि निचले स्तर वाले सबसे कम कमाते हैं, उससे निचले वाले और कम कमाते हैं, जबकि उच्च स्तर तक जैसे पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे सबसे ऊपर बैठा वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा कमाता है। यानी कि यहाँ पर ये सिद्धांत नहीं है कि सबसे निचले वाला ज़्यादा कमाए, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला स्तर वाला व्यक्ति वो ज़्यादा कमाता है, जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका में बैठा रिटेल स्टोर वाला है या स्टोर वाला एक व्यक्ति है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जबकि हमारे यहाँ किसान है या फिर यानी कपास उगाने वाला है या फिर सूत तैयार करने वाला व्यक्ति, उसे बहुत कम राशि मिल रही है। तो वो यहाँ पर डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब देखिए, ये बातें आप जान लीजिए, व्यवहारिक बातें हैं, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मैं तो यही कहूँगा। अब बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं, तो यहाँ पर वही बात कही, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। ठीक है, आपने पूरी श्रृंखला देखी, रुई के उत्पादन से लेकर सुपरमार्केट से तक आपने श्रृंखला देखी कि भाई कैसे किसान रुई का उत्पादन कर रहा है, रुई का उत्पादन करने के बाद, कॉटन का उत्पादन करने के बाद फिर व्यापारी आ जा रहा है, यानी बीच में मझला व्यापारी, छोटा व्यापारी आ जा रहा है, ठीक है, यानी छोटा सा व्यापारी है वो इकट्ठा कर रहा है, वो लेके जिनिंग मिल को दे रहा है। जिनिंग मिल यहाँ से क्या कर रही है कि जहाँ से इसमें बीज वगैरह या छिलकी वगैरह बाहर निकाल के इसे फ्रेश करके बंडलों में पैकेट करके इसे सूती कपड़ा मिल को दे रही है। सूती कपड़ा मिल में क्या हो रहा है, सूती मिल में क्या हो रहा है, वहाँ पर सूत तैयार हो रहा है, ठीक है, तंतु या धागा तैयार हो रहा है। धागे को क्या है, पावरलूम फैक्ट्री वालों को दे दिया जा रहा है। पावरलूम फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, कपड़ा तैयार कर रहे हैं। कपड़ा फिर से जो है एक निर्माता फैक्ट्री में पहुंच गया, यहाँ पे कपड़ों का निर्माण हो रहा है और निर्माता फैक्ट्री यहाँ से क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर दे रही है कपड़ा किसे, अमेरिका के बाजार में, सुपर मार्केट को, यानी पूरी चेन चली आ रही है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे कम लाभ जो किससे हो रहा है, सबसे निचले स्तर वालों को हो रहा है, ठीक है, यानी ये जो बीच के स्तर हैं इन्हें लाभ बहुत कम हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा अधिकतम लाभ कमाने वाले हैं अंतिम उच्च स्तर वाले लोग हैं, जैसे सुपर मार्केट वाले लोग हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है, ठीक है। रीजन ये है कि भाई प्रसंस्कृत माल है तो इसलिए लाभ हो रहा है। तो वही बात यहाँ पर अवधारणा दर्शाई गई है, अवधारणा कही गई है कि भाई बाजार और समानता, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाजार समानता की बात में आप यहाँ पे देखिए, पहली बात ये जान लीजिए मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिखवाया हूँ। लिखवाने का रीज़न ये है कि भाई ये कॉमन बातें हैं मेरे हिसाब से, और आप अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इसलिए ये बार बार मैं लिखवाना नहीं चाहता। देखिए, अगर फिर से अगर आप कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लाइनें अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना कि ये इरोड के व्यापारी या बुनकरों का निर्मित कपड़ा, ठीक है, यानी यहाँ लिखना इरोड का व्यापारी, ये लिख लेना, पहला लाइन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट, ये कमीजें कहाँ बेची जाती हैं, विदेशी खरीदारों को निर्यात बेची जाती हैं, ठीक है, जो कि स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, ठीक है।
जो कि स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। अब यहाँ पर इसी में सब पॉइंट ये क्या करते हैं, ये माल देने वालों से न्यूनतम माल मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही उच्च गुणवत्ता, ठीक है, और दोषयुक्त होने पर माल देने से जो विलंब से सख्ती से निपटते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसी में थर्ड पॉइंट, इसी में सेकंड सब पॉइंट लें, इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे करके आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार मुझे कमेंट करते हैं, सर आप अंडरलाइन करवा दिया कीजिए, हम लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें अंडरलाइन की हैं। और जिन लोगों को समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस आप जानते हैं पूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बाजार में समानता, तो समानता का यहाँ पे वही बताया गया है कि विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, ठीक है। जैसे आपने देखा कि भाई उसने 300 रुपये का क्रय किया, 200 रुपये उसका जो है भंडारण लगा, ठीक है, 400 रुपये एडवर्टाइजमेंट लगा, ऐसे करके 900 रुपये यहाँ पे तैयार हो गया, ये 900 रुपये, ठीक है। अब इसने 900 रुपये और ऐड कर दिए इसमें, यानी इसकी सेट का जो प्राइसिंग होगा वो 1800 रुपये होगा, यानी $26 के लगभग होगा प्राइसिंग, ठीक है। ये इसने बात कही है यहाँ पर। तो ऐसे करके इससे 900 रुपये का साफ साफ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, यानी विदेशी बाजारी जो व्यवसायी बाजार में अधिक मुनाफा कमाते हैं, इसकी तुलना में यहाँ पर वही बात है। वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, और दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति लायक कमा पाते हैं, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं कि यहाँ पर जो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर सबको बराबर नहीं मिलता है, इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते, या कहने का मतलब यहाँ पर यही है सेकंड पॉइंट, इस तरह बाजार में सब लोग जो होते हैं वो बराबर नहीं कमाते, ठीक है। ये सबसे बड़ा व्यापारी सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है और सबसे निचले स्तर पर सबसे कम कमाई हो रही है, वो ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोली गई है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाहे कांता हो या सपना हो, यानी चूंकि मजबूरी है, मजबूरी यही है कि भाई इन्हें कर्ज लेना है, कर्ज के अकॉर्डिंग जो है अपना माल बेचना भी है, तो इन्हें इतनी जो यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई बाजार के बारे में बताया गया है कि एक बाजार जो है, एक और बाजार लोगों को काम करते हैं करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते हैं बनाते हैं, ठीक है। और वहीं यहाँ पर ही कहा गया है बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं, ठीक है। ये हकीकत बात है, ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत ज़मीनें हैं, और गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों से ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यानी पूरी सब स्थिति आपके सामने है, जो कुछ है इसमें कोई नई कहानी नहीं है, वही सब व्यवस्था आप देखते आ रहे हैं। यानी कि आप जो निर्भरता है बाजार में उसमें गरीबों का शोषण ही हो रहा है, गरीबों को मुनाफा नहीं हो पा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले व्यक्ति वही है, कौन है, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभ भी कमा रहे हैं, जबकि निचले स्तर पर कोई लाभ विशेष नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी आपकी गवर्नमेंट गरीबों की आय डबल करने का सपना जो दिखा रही है, या फिर जो भी करने की कोशिश कर रही है, हकीकत वही दर्शाई गई है कि हकीकत में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा गंभीर हैं। अब देखिए आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक रखा गया है 8वें नंबर का, ये है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि इसमें यही कहा गया है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि हो हर व्यक्ति की, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 8वां हमारा गोल है, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो ऐसे करके भाई आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर वही सब वर्ड लिखे हुए हैं, मुनाफा, ये सब जानते हैं आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सभी से यही है कि तमाम नए अभ्यर्थी इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं मेरे चैनल से, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए आप लोगों का इतना योगदान तो आप कर दीजिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दिया कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।